हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये है आपका 30 जन 2023 का। ठीक है, 2023 के ऑलमोस्ट सारे पेपर अब आपके डन हो गए। मेरे पास एक तो 9th जन और एक 13 जन का पेपर नहीं है, सो आई कांट सॉल्व इट। तो ये लेवल 2 वालों के लिए है। हाउ डज ए पेरिस्कोप वर्क इन ए सबमरीन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेरिस्कोप होता है उसका मेन काम क्या है। पेरिस्कोप जो होता है वो बेसिकली जो आपका सरफेस होती है, वाटर सरफेस, जो सी होता है, सी के अंदर जो वाटर सरफेस होती है उस पर क्या एक्टिविटी हो रही है उसको मेजर करने, मतलब उसको देखने के लिए हम पेरिस्कोप को यूज करते हैं। बेसिकली ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो पर्पस था कि सी सरफेस पे क्या हो रहा है, ये वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुई थी उसमें पेरिस्कोप को यूज किया गया था। अब आपसे पूछे कि पेरिस्कोप कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो पेरिस्कोप हमेशा रिफ्लेक्शन प्रोसेस पे बेस्ड होता है, ना कि रिफ्रैक्शन पे। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जबकि रिफ्लेक्शन में मिरर पे लाइट जाती है और वापस वो बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, मिरर पे टकराएगी और वापस से वो बाउंस बैक होके आपकी आंखों तक जाती है, तभी वो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। इसमें या तो डेंस टू रेयर मीडियम जाएगी रिफ्रैक्शन में, या फिर रेयर टू डेंस मीडियम जाती है। अगर डेंस टू रेयर मीडियम जाती है लाइट तो क्या होगा, आपका नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और अगर रेयर टू डेंस मीडियम जाती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें एंगल आई जो होता है वो इक्वल होता है आपके एंगल आर के, यानी कि इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल के। ये मिरर है, यहाँ पे कोई भी लाइट आई ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो ये नॉर्मल है आपका, ये होता है इंसिडेंट एंगल और ये होता है आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल। एक होता है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसमें क्या होता है, आपकी आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी चीज जो पेरिस्कोप होता है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये बात सही है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो मिरर पे 45 डिग्री के एंगल पे क्या होता है, टकराती है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, अब यहाँ से लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो दूसरे मिरर पे जाके गिरेगी। ठीक है, वहां से वापस रिफ्लेक्ट होगी और बार बार इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जब तक कि वो आपकी ह्यूमन आई तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो जो पेरिस्कोप होता है दैट वर्क्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। वापस देखिए, ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, मिरर पे टकराएगी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई, मिरर पे टकराई, 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होगी, दूसरे मिरर पे गिरेगी, वहां से वापस रिफ्लेक्ट होगी और बार बार ये इंसिडेंट होती है, बार बार रिफ्लेक्ट होती है जब तक कि ह्यूमन आई तक ये पहुंच ना जाए। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये मान लीजिए ह्यूमन आई है, यहाँ से लाइट इस पे टकराई, फिर वापस आई, फिर टकराई, फिर टकराई और ह्यूमन आई तक पहुंचती है। तो यहीं आपसे पूछा है कि पेरिस्कोप जो है वो सबमरीन में कैसे वर्क करता है, करेक्ट ऑप्शन बताइए। लाइट जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होती है टॉप मिरर पर 45 डिग्री के एंगल पर, बाउंस ऑफ होती है सेम एंगल से लोअर मिरर पे, जिससे कि एक पर्सन जो है वो बाहर से उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है। ठीक है, दूसरा दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो बर्फ होती है वो पानी पे फ्लोट करती है, उसके पीछे का रीजन बताना है। बीइंग अ सॉलिड डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर, पानी से इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर पानी से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो उसमें सिंक कर जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका m/v। वॉल्यूम अगर कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब एक बात समझिए, अगर आइस की डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये आपने पानी लिया, अब यहाँ पे आइस की डेंसिटी जो है मान लीजिए 15 ग्राम है, वाटर की डेंसिटी है 10 ग्राम, तो उस केस में क्या होगा, ये इसके नीचे सिंक कर जाएगी। आइस कंबाइन विद एयर विच हेल्प्स इन फ्लोट ड्यू टू ब्यूएंसी। ब्यूएंट फोर्स होता है जिसमें आप जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है वो अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करता है, पानी को हटा देता है। यानी कि मान लीजिए कोई शिप है, वो पानी के ऊपर कैसे चलता है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर वहां से सी लेवल से क्या करता है, उतने ही पानी को हटा देता है। तो आइस जो होती है वो एयर के साथ कंबाइन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करे।
आइस अंडरगोज ब्रेक इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच मेक्स इट फ्लोट। जो आइस होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे कि वो उसमें फ्लोट करती है नहीं। एक बात समझिएगा, आइस जो होती है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, ये रेगुलर वाटर जो होता है ना उसके कंपैरिजन में आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, ये बात। दूसरा, जो फ्रोजन वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ज्यादा स्पेस लेते हैं। ज्यादा स्पेस लेंगे तो डेंसिटी क्या होती है इसकी, कम हो जाती है एक लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में। अब एक चीज याद रखिएगा, जो आइस होती है ना वो सिर्फ पानी के अंदर ही फ्लोट करेगी। अगर आप अल्कोहल की बात करेंगे, एयर की बात करेंगे या किसी दूसरे फ्लूइड की बात करेंगे, वहां पे आइस कभी भी फ्लोट नहीं करती है, ठीक है। इसका मेन रीजन होता है कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। इतना आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल याद रखिएगा, जो आइस की डेंसिटी होती है ना, दिस इज योर 0.931। ये कितनी होती है आइस की डेंसिटी, 0.9 याद रख लीजिएगा बस, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर की डेंसिटी अगर आपसे पूछी जाए, वाटर डेंसिटी और ये होती है आइस डेंसिटी, वाटर की होती है आपकी 0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऑब्वियसली आइस की डेंसिटी क्या हुई, पानी के कंपैरिजन में कम हुई, जिसकी वजह से ये क्या करता है, उसके ऊपर फ्लोट करेगा। दूसरा, जो पानी होता है वो क्या होता है, आइस जो होती है वो थोड़ी सी कम डेंस होती है पानी के कंपैरिजन में। 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक नॉर्मल एवरेज वैल्यू होती है। यहाँ पे पानी की जो डेंसिटी होती है ना वो मैक्सिमम होती है, और अगर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जो आइस होती है वो कम डेंस होती है, कम डेंस है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है पानी के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि वो डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है आइस में वो वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कम होता है। पानी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि H2O वो क्या करते हैं, इजीली बेंड हो सकते हैं, इधर उधर एक दूसरे को पुश कर सकते हैं। लेकिन बर्फ के अंदर क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाती है, ये ना तो हिल पाते हैं ना बेंड हो पाते हैं। तो बेसिकली इसका रीजन यही होता है कि जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है O और H, इसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो इतना कॉम्पैक्ट होता है कि वो ना तो मूव कर पाते हैं ना वो हिल पाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसमें इजीली फ्लोट करती हैं। क्लियर, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाती है। और जो आइस होती है वो क्या होती है, कम डेंस होती है। याद रखिएगा आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ी दूरी पे अरेंज होते हैं। क्लियर, सो आई जस्ट होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप चाहे तो वापस देख सकते हैं कि आइस पानी पे क्यों फ्लोट करती है। पहली बात तो एक अपवाद होता है, क्योंकि आइस जो है वो पानी के अलावा किसी में भी फ्लोट नहीं करती। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की जो डेंसिटी होती है वो अपने पीक पे होती है, वहां पे वॉल्यूम जो है वो कम होता है, आयतन होता है, कोई वस्तु कितनी भी जगह घेरती है। अगर आइस की डेंसिटी की बात करें तो वो होती है 0.9, और वाटर की डेंसिटी की अगर बात करें तो वो होती है 0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रीजन क्या है, आइस की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम है, इसलिए वो क्या करती है, ऊपर फ्लोट करती है। आइस में क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है आइस की वो धीरे धीरे कम होने लगती है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि आइस जो होती है वो क्या करती है, एकदम स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड को बना लेती है, जो उसको बिल्कुल उसकी पोजीशन में लॉक कर देते हैं। कोई चीज जब आप हिला ही नहीं पाएंगे, कुछ मूवमेंट ही नहीं होगी, बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, कि बर्फ में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो जल के अणुओं की अवस्था से अलग है। तो यहाँ ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज किए जाते हैं। और कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा है कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जो होते हैं उनको हम क्यों यूज करते हैं।
दोनों असर्शन और रीजन सही है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, दोनों असर्शन और रीजन जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। पहली बात तो ये कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो होते हैं दे बोथ आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही क्या होते हैं आपके अच्छे चालक होते हैं। दूसरा, तांबे और एल्यूमिनियम के जो वायर होता है इनमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो ये हीट की फॉर्म में क्या करते हैं, बहुत कम अपने आप को रिड्यूस करते हैं, मतलब इनका हीट की फॉर्म में अपने आप को खर्च करना बहुत कम हो पाता है। दूसरा, जो आपका कॉपर होता है और जो एल्यूमिनियम होता है इनकी चालकता जो होती है ना, यानी कि करंट को फ्लो करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। रेजिस्टेंस का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकना। तो यहाँ क्या होता है, तांबा और एल्यूमिनियम जो है उनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की जो स्पीड होती है वो तेज होती है, रेजिस्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कम करना जिससे हीट जनरेट हो, और यही क्या होता है इनके अंदर कम होता है, इसीलिए इनको कंडक्टर जो है उसके तौर पे उनको यूज किया जाता है। क्लियर? अब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी तो बहुत हाई होती है, दे आर गुड कंडक्टर्स, सो द कंडक्टिविटी इज हाई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली फ्लो करते हैं, लेकिन इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है ना कि हाई होती है। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकेगा, रेजिस्टिविटी का मतलब ही यही होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकना जिससे वहां पे हीट जनरेट हो, और ये हीट कम जनरेट करते हैं। ठीक है, जब ये हीट कम जनरेट करेंगे तो ये मतलब जल्दी से गलेंगे नहीं, इस तरीके से इनका फॉर्मेशन किया जाता है। दूसरी चीज अगर आपसे पूछे कि जो ओम्स लॉ होता है उसमें बताया गया था कि V जो है वो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है I के, करंट के, तो V क्या हो जाएगा आपका RI। तो यहाँ पे I क्या होती है, करंट, करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, V अपॉन R। तो जब रेजिस्टिविटी कम होगी तो I जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है, धारा का जो प्रवाह है वो क्या होगा, उच्च होता है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे सिल्वर, सिल्वर जो है उसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सिल्वर क्या होता है, महंगा होता है। ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि जो सिल्वर होता है वो प्रकृति में थोड़ा कम पाया जाता है। क्लियर? जबकि आपके जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं इनकी भी चालकता उच्च होती है लेकिन चांदी के कंपैरिजन में कम होती है, इनकी रेजिस्टिविटी स्लो होती है, ये बहुत आराम से मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनको हम यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा आपका, A ट्रू है बट R इज फॉल्स, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। What is the reason for boiling of water at lower temperature at high altitude? यहाँ पे पूछा है आपसे कि बॉइलिंग जो है, पानी की जो बॉइलिंग होती है वो हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब ऊंचाई पे कम तापमान पे जल के उबलने का कारण क्या है। There is increase in atmospheric pressure at higher altitude which leads to lowering or boiling point of water. ऊंचाई पे जो वायुमंडलीय दाब है उसमें वृद्धि होती है जिससे जल का क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिक्रीजमेंट होता है जो कि लोअरिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट वाटर इंक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड लीडिंग टू लोअरिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। The energy required for boiling water is higher at higher altitude due to low temperature leading to lowering of boiling point. यहाँ पे आपसे पूछा है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो पानी जो है वो कम तापमान पे क्या होने लगता है, उबलने लग जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपसे पूछा है कि क्या रीजन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते हैं ना तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे ना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होगा, कम होने लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड आपका धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे कम होगा ना तो जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। अब आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो क्या होगा, आपकी जो लेयर्स होती हैं, जो हम ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते हैं, इनमें क्या होता है, प्रेशर होता है, ये धीरे धीरे ऊंचाई पे जाते जाते कम होने लग जाती हैं। इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे डिक्रीजमेंट होता है हाई एल्टीट्यूड पे, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम टेम्परेचर पे ही पानी बॉईल होने लग जाता है। ठीक है,
सीटेट एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऊंचाई पे जो खाना बनाते हैं हम, उसमें दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि पानी जो होता है वैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है टैप वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऊंचाई पे क्या होता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी जो है वो बॉईल होने लग जाता है। ठीक है, अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का, यानी कि वेपर प्रेशर जो होता है वो आपके एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऊंचाई पे क्या होता है वायुमंडलीय दाब में ह्रास होता है जिससे जल का क्वथनांक निम्न हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं प्रेशर बेल्ट कम होने लगती है, यानी कि जो आपकी लेयर्स होती है वो कम होने लगती हैं, और जैसे लेयर्स कम होने लगेंगी तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और वाटर जो है वो 60-70 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होने लग जाता है। इसलिए पहाड़ पे खाना बनाने में दिक्कत आती है और खाना जो है वो आधा पका रह जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे पूछा है रीड द टेबल बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये टेबल पढ़नी है। यहाँ पे सब्सटेंस दिया हुआ है सोडियम और सल्फर। ठीक है, अब इसके बारे में मेल्टिंग पॉइंट है 98 और 115, बॉइलिंग पॉइंट है आपका 882 और 444। कुछ नहीं है, टेबल बस आपको इस तरीके से दे दिए और आप कंफ्यूज हो जाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिसपे दोनों एलिमेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में आने लग जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जब आपका सॉलिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जब आपका लिक्विड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है गैसियस स्टेट में। ठीक है, आइस मेल्ट होती है पानी में, दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट। वाटर में बदलती है, वाटर जो है वो जब गैस में कन्वर्ट होता है तो वो कितना होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा 98 डिग्री सेल्सियस है सोडियम का और इसका कितना है सल्फर का 115, यानी कि जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 115 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा आपका दोनों चीजें जो है वो मेल्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 115 से ऊपर जाएगा तो सोडियम भी मेल्ट हो जाएगा और जो आपका सल्फर है वो भी मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो आपका मेन सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में ही मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे 115 से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो सोडियम भी मेल्ट होगा और सल्फर भी मेल्ट होगा। अगर 98 से ऊपर लेंगे आप, मान लीजिए आपने 100 ले लिया, ठीक है, या 99 ले लिया, तो सोडियम तो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा लेकिन सल्फर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 115। याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई चीज जब खोलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो आई जस्ट होप कि यहां तक आपको ये चीज समझ में आई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेचर जो है उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है और आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है। अगर आपसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाए तो एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और अगर आपसे कांटेक्ट फोर्स पूछे जाएं तो कांटेक्ट फोर्स होता है आपका मसल फोर्स। जैसे आपने मसल्स के थ्रू दीवार को पुश किया, दिस इज योर मसल फोर्स, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट और दीवार जो है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं। दूसरा होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट्स का पास में होना जरूरी है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेट जो है वो दूर से ही पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका कोई भी चीज जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसमें हम किसी भी वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से क्या करती है, चुंबक के जैसे बिहेव करने लग जाती है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिल्कुल सही बात है। बचपन में हम एक गेम खेलते थे कि तेल लगे बाल जो होते थे उसमें से हम कंघे को ऐसे रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स बना के उनको क्या करते थे, अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते थे। तो उस केस में क्या है, जो कागज के पार्टिकल्स हैं
वो बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में है, बट स्टिल हमने क्या किया, उनको कंघे को रब कर करके चार्जिंग करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ते हो तो उनमें क्या होती है, चार्जिंग जनरेट हो जाती है। आप घर पे बहुत पतला अगर पन्नी लेके आते हैं या फिर पॉली बैग लेके आते हैं, आप उसको हाथ से दूर हटाने की कोशिश कीजिए, वो आपके हाथ पे वापस चिपकेगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, दो नॉन चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको जब आप रगड़ते हो, रब करते हो, तो दोनों में क्या होता है, अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है। एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विद ए मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेट के थ्रू जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो, चुंबक जो होती है उससे जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना होता है तो हम उसको कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मैग्नेट के थ्रू चीजें कांटेक्ट में लानी पड़ेंगी। तो यहाँ क्या होता है, ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो प्लेन होता है वो हवा में उड़ता है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। दिस इज योर कांटेक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ए एंड डी बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, याद रखिएगा, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों पे अपोजिट चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, दिस इज कंप्लीटली योर नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर वापस आता है। एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विद ए मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। नहीं, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। मैग्नेट दूर से ही आपके आयरन पार्टिकल्स जो है उनको अट्रैक्ट करती है। एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है और जो मसल फोर्स होता है, दिस इज योर कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से प्लेन जो है वो एयर में फ्लाई कर रहा है और दिस इज योर कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ ए और डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साउंड। जो साउंड है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। साउंड जो होती है ना, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं। एक होता है पिच और एक होता है आपका एम्पलीट्यूड। पिच जो होता है ना वो डायरेक्टली आपके प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इसको किस में मापते हैं, हर्ट्ज। ये पूछा है सीटेट ने। जितनी ज्यादा पिच होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग पिच होगी। कई लोगों की आवाज बहुत श्रिलिंग होती है, यानी कि बहुत तीक्ष्ण होती है, लेकिन सुनने में बहुत प्यारी लगती है। तो वो किसकी वजह से होता है, पिच की वजह से, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का वो प्रबलता होती है। ठीक है, और ये किससे होती है, आपकी लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो शेर की दहाड़ होती है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साउंड के बारे में हमको गलत बताना है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। दूसरी चीज, साउंड जो होता है सॉलिड में सबसे तेज चलता है और लिक्विड में उसके थोड़ा कम होती है प्रॉपर्टीज, और गैस में ये सबसे कम होता है। ठीक है, साउंड में एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यही साउंड को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। दूसरी चीज, पिच का बता दिया, फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगी। यहाँ पे है वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमंस, बिल्कुल सही बात है। मानव में जो कंपन है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। आप जो भी आवाज सुनते हो, दिस इज योर ऑडिबल साउंड। तो ये जो ऑडिबल साउंड होती है ये ईयर ड्रम से टकराती है और ये क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल देती है, जिसकी वजह से हमें चीजें सुनाई देती हैं। ध्वनि निर्वात में गति कर सकती है। साउंड कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर यहाँ लाइट लिखा होता, लाइट जो है वो आपकी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। साउंड अगर मीडियम की जरूरत ना ले तो जब थंडर बोल्ट होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो आपने देखा होगा साउंड हमको बाद में सुनाई देता है, लेकिन जो लाइटनिंग होती है वो हमको पहले ही दिखाई दे देती है। इफ एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस लाउडनेस विल बी 4 टाइम। बिल्कुल सही बात है। अगर आयाम जो होता है ना, यानी कि आपका जो एम्पलीट्यूड होता है, इसको अगर आप दुगना कर दोगे, ठीक है, तो आपकी जो लाउडनेस होती है वो कितनी हो जाती है, 4 गुना। ये चीज याद रखिएगा। आयाम अगर दुगना होगा तो लाउडनेस जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। बेसिकली जो लाउडनेस होती है ना वो आयाम की जस्ट डबल होती है। अगर यहाँ आयाम 1 गुना होता तो लाउडनेस 2 गुना हो जाती। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्रिलर द साउंड। अभी समझाया है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ज्यादा साउंड जो होती है वो कैसी होती है, कर्णवेदी, यानी कि उतनी ज्यादा श्रिलर साउंड होती है।
क्लियर। अब यहाँ पे एक टिम्बर प्रॉपर्टी भी होती है। जो टिम्बर प्रॉपर्टी होती है ना, वो साउंड में डिस्क्रिमिनेशन करती है, यानी कि कौन सी साउंड जो है हारमोनियम से आ रही है, कौन सी साउंड पियानो से आ रही है। तो ये सारा होता है आपका साउंड का प्रॉपर्टी। पिच होती है, इंटेंसिटी होती है, ड्यूरेशन होता है, टिम्बर होता है, लाउडनेस होती है। जो लाउडनेस होती है आयाम का जस्ट डबल होती है। आयाम अगर एक है, लाउडनेस 2 होगी। आयाम दुगनी है तो लाउडनेस 4 गुना होगी। लेकिन साउंड जो है वो निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती। यही क्या है, ये गलत है। अब है द pH of 4 solution A, B, C, D is 9, 2, 7, 4 respectively. Arrange them in the correct order of acidic strength. ये आपका pH मीटर है। ये न्यूट्रल वैल्यू होती है 7। 7 से जब नीचे जाते हैं तो आपका हो जाता है एसिडिक मीडियम। 7 से अगर ऊपर जाएं तो ये हो जाता है आपका बेसिक मीडियम। 7 से आप जितना ज़्यादा नीचे जाते हो 1 तक, तो आपका एसिड जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप 7 से ऊपर जाते हो 14 की तरफ, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबसे कम pH वैल्यू कितनी है, 2। तो यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स पूछे भी जाएं तो H2SO4 होगा, HCl होगा और HNO3 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस पूछा जाए तो होता है आपका NaOH। ठीक है। अब देखिए, और अगर वीक एसिड पूछा जाए तो CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। दो क्या है, सबसे कम pH वैल्यू है, तो यहाँ आएगा। तो ये क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो B जो है वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट है आपका 4, तो ये क्या होगा, D। इसके बाद D सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर है आपका 7, तो ये हो जाएगा C। और सबसे लास्ट में क्या होगा आपका A। ठीक है, तो BDCA। आई रिपीट, जो pH स्केल होता है उस पर 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है। 7 से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एसिड जो है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। बेस जो है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे अगर आप इसको 14 नंबर जो है वहाँ तक उसको ट्रैक करके लेके जाते हैं। मतलब 7 से ऊपर जाएंगे तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, 7 से नीचे जाएंगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग 2 है, फिर 4 है, 7 है और फिर 9 है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक चीज याद रखिएगा, जो pH मीटर होता है, आप लिटमस पेपर यूज करते हैं। लिटमस पेपर में एसिडिक जो होता है वो ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है। ठीक है, ब्लू से रेड एसिड मीडियम में होता है और रेड टू ब्लू जो होता है वो आपका बेसिक सोल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं। जो लिटमस पेपर होता है वो आपका लाइकेन से ऑब्टेन होता है और कौन सा डिवीजन होता है, थैलोफाइटा। क्लियर। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। Specify the order of method that you will use to separate salt mixed in oil and water. जो ऑयल और पानी है उसमें जो सॉल्ट मिक्स किया गया है, आपको उसमें कौन सा मेथड है जिससे आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगा ऑयल का। पहली बात तो ऑयल कभी भी इवेपोरेट नहीं होता है। ठीक है, फॉलोड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉल्ट। मतलब तेल का वाष्पीकरण किसके बाद, लवण से जल का वाष्पीकरण करने के बाद। मतलब पहले पानी से सॉल्ट को रिमूव करो, फिर उसके बाद ऑयल से सॉल्ट को रिमूव करो। नहीं, ऐसा कोई मेथड नहीं होता है। जल और तेल को निकालने के लिए पृथक्कारी कीप का उपयोग। एक उल्टा ऐसे फनल होती है, इसमें हम क्या करते हैं, नीचे बीकर लगा देते हैं। वाटर और ऑयल जो है और सॉल्ट तीनों मिक्स हैं, इन तीनों को क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इस फनल में क्या होता है, सबसे पहले ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ऑयल की एक सेपरेटिंग लेयर बनती है पानी के ऊपर। तो मान लीजिए ऑयल यहाँ आके इकट्ठा हो गया, पानी पीछे की तरफ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो नल जैसा होता है उसको खोल देते हैं, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो पूरा हम नेक्स्ट बीकर में निकाल लेंगे एक अलग कंटेनर में। फिर हम नल को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। और उसके बाद सेपरेटिंग फनल से तेल को निकालने के बाद पानी से क्या करेंगे, सॉल्ट को इवेपोरेट कर देंगे। यानी कि पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। जितनी भी हमारी वाटर लेगून्स होती हैं, जो सांबर लेक वगैरह है, वहां पे ऐसे ही तो करते हैं। जो सॉल्टेड वाटर होता है, पानी को इवेपोरेट कर देते हैं और जो सॉल्ट है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तेल जो है उसको हम सेपरेटिंग फनल से अलग निकाल देते हैं। जल का निस्तारण, तत्पश्चात लवण से तेल का वाष्पीकरण। आप डिकेंटेशन मेथड यूज करेंगे फॉलोड बाय इवेपोरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम सॉल्ट। नहीं, हम यहाँ पे ये मेथड को यूज नहीं करेंगे। फिल्ट्रेशन मेथड, सॉल्ट को रिमूव करने के लिए ऑयल और पानी में से सॉइल जो है वो फिल्टर मेथड के थ्रू अलग नहीं होगा। क्योंकि जो फिल्टर मेथड होता है उसमें क्या होती है, पार्टिकल जो पोर साइज होती है फिल्टर मेथड की वो क्या होती है, मोटी होती है। और उसको निकालने के लिए जरूरी होता है आपका कि
पार्टिकल साइज जो है वो बड़ी हो, जैसे अगर आपसे बोला जाए चौक पाउडर अगर पानी में घुला हुआ है तो वो घुलेगा तो है नहीं, तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो फिल्टर पेपर पे जाके चिपक जाएगा। अगर आपसे डिकेंटेशन मेथड पूछें तो इसमें क्या करते हैं, इनविजिबल लिक्विड्स जो होते हैं उनके मिक्सचर को अलग किया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या करोगे आप, जो इनविजिबल लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स का सेपरेशन होता है इसमें सॉलिड और दूसरा इनविजिबल लिक्विड। इसमें लिक्विड एयर जो होती है उसको टॉप से रिमूव कर देते हैं और जो सॉलिड और लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब है आपका कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस Mg प्लस CuO। यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस किया और खुद इसके साथ जाके बाइंड हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर। ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। अगर ये हाईली रिएक्टिव नहीं होता तो कॉपर मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस करके क्या किया, डिस्प्लेस करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो की। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, 2Na प्लस MgO। अब यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, मैग्नीशियम को रिमूव कर दिया, तो ये सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और मैग्नीशियम रिड्यूस हो गया। सेम गोज विद Zn प्लस Cu रिप्लेस हुआ, Zn जिंक ऑक्साइड बन गया, कॉपर अलग हो गया। अब यहाँ से पूछा है कि ऊपर जो रिएक्शंस दी हैं उनसे आप क्या रिजल्ट निकालोगे। कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा है मैग्नीशियम से लेकिन सोडियम से कम है, यानी कि जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, मैग्नीशियम से तो ज्यादा है और सोडियम से कम है। पहली बात तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो अगर मैग्नीशियम से ज्यादा होती तो ये रिप्लेस ही नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, कॉपर की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, नहीं, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। अगर कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता तो ये इसको यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करने ही नहीं देता। रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है किससे, कॉपर से, लेकिन सोडियम जो है उसके कंपैरिजन में कम है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये रिएक्शन ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसने बोला है रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन कॉपर। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या है, कॉपर से ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। पहली रिएक्शन में देखिए मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। जैसे ही इसने लेस रिएक्टिव को रिमूव किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कॉपर रिमूव हो गया। अब लेस देन सोडियम, यानी कि मैग्नीशियम कॉपर से तो हाईली रिएक्टिव है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन सोडियम से कम रिएक्टिव है। कैसे, सेकंड रिएक्शन में देखिए, ये सोडियम है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ने क्या किया, मैग्नीशियम को रिमूव कर दिया, सोडियम इज रिमूविंग मैग्नीशियम और खुद ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर सोडियम जो है वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव रेदर देन मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा आपका कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन द कॉपर बट लेस देन सोडियम। क्लियर, तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन सोडियम, जो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी है वो सोडियम से ज्यादा है नहीं। अगर मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा होती तो सेकंड रिएक्शन आपकी हो ही नहीं पाती, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, लेकिन सोडियम उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो सोडियम ने मैग्नीशियम को रिमूव कर दिया। तो सोडियम हाईली रिएक्टिव, फिर मैग्नीशियम, फिर आएगा आपका यहाँ पे जिंक और फिर आएगा आपका कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्ड इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज इट इज। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो गोल्ड होता है ये क्या है, आपका मेटल होती है। ठीक है, तो गोल्ड जो है वो यहाँ पे पूछा है गोल्ड को हम ज्वेलरी बनाने में यूज क्यों करते हैं। पहली बात तो ये कि गोल्ड जो है वो मेलिएबल होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, हाईली रिएक्टिव होता है और सोनरस होता है। ठीक है, मेलिएबल होता है, गोल्ड का मतलब होता है कि मेलिएबल का मतलब होता है हम किसी भी मेटल की पतली पतली शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो पतली पतली शीट बनाने में क्या होता है, उसको हम जैसे आयरन है उसकी पतली पतली शीट बनाते हैं, गोल्ड जो है उसकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसलिए हम इसको गोल्ड को यूज करते हैं। रेजिस्टेंट टू कोरोजन, गोल्ड को आप कितना भी खुले में छोड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन गोल्ड जो है वो कभी भी कोरोइज्ड नहीं होता है। ठीक है, एक ये लीस्ट रिएक्टिव होता है ना कि हाईली रिएक्टिव। जो सिल्वर होती है आपकी दैट इज योर हाईली रिएक्टिव।
अगर आप चांदी को खुला छोड़ देंगे, ठीक है, आप एयर में चांदी को एक्सपोज कीजिए, वो तुरंत काली पड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाती है और क्या बना देती है, सिल्वर ऑक्साइड, जिसकी वजह से चांदी तुरंत काली पड़ जाएगी। कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन में छोड़ेंगे तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, दैट इज योर कॉपर ऑक्साइड। लेकिन ये गोल्ड जो होता है, आप इसको एयर में कितना भी खुला रखिए, ये लेस रिएक्टिव होता है। गोल्ड आप इतनी देर पहन के रखते हैं, पानी में रिएक्शन होती है, सब कुछ करते हैं, कई लेडीज गोल्ड की चूड़ी पहन के रखती है, कभी काली पड़ती है नहीं, तो ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव, इसमें कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, ये जैसे आयरन में रस्टिंग होती है, आयरन कोरोज होता है, लेकिन गोल्ड जो है वो कभी भी कोरोजन नहीं शो करता। मेलिएबल होता है, इसको पतली पतले जो शीट्स हैं उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है, आयरन की शीट बनती है, गोल्ड शीट बनती है, सिल्वर शीट बनती है। सोनरस होता है, ये अनुनादी, मतलब गोल्ड को जब आप पीटते हो तो आवाज आती है, नहीं, जब आप गोल्ड को पीटते हो तो इसमें आवाज नहीं आती है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी इज करेक्ट। मेटल जो होते हैं ना वो डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, गोल्ड जो होता है वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, दूसरा, ये ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ना वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने लस्टर प्रॉपर्टी जो है उसको नहीं खोएगा। लस्टर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी धातु जो होती है जब चमकीली दिखाई दे। अगर आपसे नॉन मेटल में पूछे कि नॉन मेटल में लस्टर्स प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो वो होगा आपका आयोडीन, क्योंकि आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा हमको चमकीला दिखाई देता है। गोल्ड जो होता है वो डक्टाइल भी होता है, यानी कि गोल्ड के आप पतले पतले तार बना सकते हो। दूसरा, मेलिएबल प्रॉपर्टी तो ये शो करता ही है। गोल्ड जो होता है वो ब्राइट होता है, चमकता है बहुत अच्छा, और इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, गुड होता है। ठीक है, इट शोज द गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये इजीली डैमेज नहीं शो करता। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट विद ओनली फिजिकल चेंजेस। एक होता है आपका फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है जिसमें आपके कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। आप क्या करोगे, चीजों को तोड़ मरोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं कागज है, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं, तो काटने के बाद भी प्रॉपर्टी तो वो कागज ही है। और ये जो होते हैं फिजिकल चेंज, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जैसे कांच टूट गया, ठीक है, तो कांच टूटना क्या है, टूटने के बाद भी वो कांच ही रहा ना, तो उसको फिजिकल चेंज है, लेकिन आप उसको वापस से कांच में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसको वापस से आप पूरा कांच बना देंगे, नहीं, तो वो क्या हुआ आपका इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा सेट जो है वो फिजिकल चेंज का है, रस्टिंग ऑफ आयरन, नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो आपका केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में क्या बना देता है, Fe2O3, जिसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ये आपकी फिजिकल चेंज होती है। आइसक्रीम मेल्ट हुई, प्रॉपर्टी आइसक्रीम ही रही, मतलब दूध और वही रहा, नट्स वगैरह, उसको आप वापस फ्रिज में रखोगे वो वापस जम जाएगी। फ्रीजिंग ऑफ वैक्स, आप वैक्स को मेल्ट कीजिए, वो वापस अपनी प्रॉपर्टी में आ जाएगी। फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम फिजिकल चेंज होता है, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट फिजिकल चेंज होता है, डिसॉल्विंग ऑफ कैंडी फिजिकल चेंज होता है। ये तीनों ही क्या है, आपके फिजिकल चेंज है, ये इरिवर्सिबल चेंज नहीं होते हैं। दूसरा, ये अपनी प्रॉपर्टी जो है, मतलब इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। व्हेन यू कुक द फूड, कुकिंग ऑफ फूड में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ ऑयल, ऑयल ऑयल ही रहेगा, फिजिकल चेंज है। पाउंडिंग ए हर्ब, जो जड़ी बूटी होती है उसको जब आप कूटते हो तो वो सेम ही रहेगी। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये तीनों क्या है, आपके केमिकल चेंज है। ठीक है, ये तीनों फिजिकल चेंज है। आइसक्रीम का जमना, चॉकलेट का पिघलना, कैंडी का घुलना, तीनों फिजिकल है। लोहे को जंग लगना, कागज जलना, भोजन का पाचन, तीनों क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। एस्टर्स जो होते हैं वो क्या है, आपके फ्रूट जैसी स्मेल देते हैं। ठीक है, एस्टर्स आर द केमिकल्स which give fruits their smell. Polyester is actually a polymer with repeating unit of ester. आपने पॉलीमर्स अगर पढ़े हुए हो तो उसमें हम एक चीज देखते हैं कि ये क्या करते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। अब यहाँ पे जहां भी वर्ड में आगे पॉली लग जाएगा, पॉलिस्टर का मतलब होता है मल्टीपल यूनिट ऑफ एस्टर्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारी एस्टर यूनिट मिलके क्या बना देंगे, आपके पॉलीमर को फॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे एस्टर जो है वो केमिकल है जिसमें से फ्रूट जैसी स्मेल आती है।
तो अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि क्या है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। जो पॉलिस्टर होता है वो वास्तव में एक बहुलक होता है, जो एस्टर एकलक जो होते हैं यानी कि मोनोमर यूनिट जो होती है उसका रिपीटिशन शो करता है। क्लियर। दूसरी चीज, जो एस्टर होते हैं उसके अंदर से क्या होते हैं आपके, थोड़ी सी फ्रूटिंग स्मेल जो होती है वो आती है। एस्टर जो होता है दिस इज योर RCOOR। अब यहाँ पे अगर हम पॉलिस्टर की बात करें तो जो पॉलिस्टर होता है ना उसके अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, दूसरी एयर होती है और वाटर होता है, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल फाइबर बनता है। ये एक थर्मोप्लास्टिक होती है, यानी कि आप इसको मेल्ट भी कर सकते हो और वापस से रिफॉर्म कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। दूसरी चीज, पॉलिस्टर जो होता है ना वो एक कपड़े वगैरह जो होता है ना, बेडशीट वगैरह, उसमें हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इजीली फटता नहीं है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। एस्टर जो होते हैं वो ऐसा केमिकल होता है जो फ्रूटिंग स्मेल देगा। पॉलिस्टर जो होता है वो पॉलीमर यूनिट होती है, किसकी, एस्टर वाली मोनोमर यूनिट्स की। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद देयर यूजेज। अब आपको बताना है कि कौन जो है वो किस में यूज होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए पैराफिन वैक्स। जो पैराफिन वैक्स होती है वो कहाँ यूज होगी, फिर है आपका बिटुमेन, फिर है आपका सुपर फॉस्फेट और फिर है आपका 2,4-D। 2,4-D जो होता है ना वो एक वीडीसाइड होता है। वीडीसाइड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो जब हम क्रॉपिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं तो कुछ छोटे छोटे से जो पौधे होते हैं ना वो आपके मेन पौधे के साथ उगना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उस प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन इनटेक कर जाते हैं। इसलिए वीडीसाइड जो होते हैं, वीड्स जो होती है, उनको खेती के टाइम रिमूव करना जरूरी होता है। तो 2,4-D जो होता है ना दिस इज कंप्लीटली योर वीडीसाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिटुमेन, तो बिटुमेन जो होता है ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। बिटुमेन क्या होता है, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। एलपीजी हो गया, वैसलीन हो गया, जेली हो गई। तो बिटुमेन को आपने देखा होगा रोड पे जो डामर वगैरह होता है उनमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिटुमेन है वो कहाँ यूज होगा, पेंट्स में। दूसरा अगर हम बात करें पैराफिन वैक्स, तो जो पैराफिन वैक्स होती है ना ये कलरलेस और व्हाइट कलर का ट्रांसलूसेंट मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोकार्बन की चेन होती है एक लंबी, और पैराफिन वैक्स जो होती है उसको हम वैक्स पेपर में, जो कैंडल होती है ना उसमें, ये भी आपका एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जो पॉलिश वगैरह होता है, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ऑइंटमेंट, इन सब में हम इसको यूज करते हैं। अगर लकड़ी जो होती है उसके ऊपर वाटरप्रूफ कोटिंग करनी हो तो उसमें भी हम किसको यूज करते हैं, पैराफिन वैक्स को। मेडिकल ऑइंटमेंट जो होते हैं उन सब में इसको यूज किया जाता है। कैंडल में यूज होती है पैराफिन वैक्स। वैक्सी स्ट्रक्चर आप समझते हैं ना, जो वैक्स पेपर होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। शू पॉलिश जो होती है वो वैक्सी होती है, उसमें इसको यूज किया जाता है। कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं जहाँ पे इसको यूज किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बनाना हो तो वहां पे इसको यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक देता है। अगर लकड़ी के ऊपर वाटरप्रूफ कोटिंग करनी हो तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। तो बिटुमेन क्या, पैराफिन वैक्स कहाँ हो जाएगी आपकी, ऑइंटमेंट। तो ए का क्या हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा आपका बिटुमेन का यूज होता है पेंट्स वगैरह में, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और इसको हम कई जगह यूज करते हैं। रोड में डामर वगैरह जो है वहां बनाने में यूज करते हैं, पेंट्स में यूज करते हैं। फिर है आपका 2,4-D। 2,4-D क्या होता है आपका, वीडीसाइड। तो डी का क्या हो जाएगा, 3rd। एक होता है आपका सुपर फॉस्फेट। जो सुपर फॉस्फेट होता है ना दिस इज कंप्लीटली योर फर्टिलाइजर, ठीक है। ये क्या होता है आपका, फर्टिलाइजर होता है। ये कंप्लीट एक केमिकल फर्टिलाइजर होता है, जिसको हड्डियां जो होती है ना, बोन्स को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका क्या बनता है, सुपर फॉस्फेट। क्योंकि बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम भी होता है और फॉस्फेट भी होता है। तो H2SO4 को जब आप बोन्स के साथ रिएक्ट करवाते हो तब हम सुपर फॉस्फेट जो है उसको यूज करते हैं। बेसिकली ये फर्टिलाइजर जो होता है ना वो कब यूज किया जाता है, जब सॉइल जो होती है वो आपकी पुअर होती है, ठीक है। यानी कि जो फॉस्फोरस जब सॉइल में कम होता है, जहां पे फॉस्फोरस की कमी होगी वहां पे हम सुपर फॉस्फेट को यूज करते हैं। सो दिस इज योर केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। पैराफिन मोम कहाँ यूज होती है आपकी, 2,4-D क्या होता है आपका, खरपतनाशी, वीडीसाइड। सुपर फॉस्फेट क्या होता है, फर्टिलाइजर। बिटुमेन पेंट में यूज होता है और पैराफिन में वैक्स जो होती है वो मोम वगैरह में, मरहम में यूज की जाती है। वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। जो वैक्सीन होती है, पहली बात तो याद रखिएगा ये क्या होता है, डेड और एटीन्यूएटेड वायरस होता है। यानी कि
बॉडी के अंदर बहुत हल्की क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, वैक्सीन के थ्रू उस वायरस को या बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर इंड्यूस करवा देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है वो बनना चालू हो जाती है। और एंटीबॉडीज जो होती है वो एंटीजन के अगेंस्ट क्या करती हैं, फाइट करती हैं। So whole immunology is based on antigen antibody reaction. Increasing the number of antigen in our body, वैक्सीन जो है वो एंटीजन को इंक्रीज नहीं करती है। एंटीजन इज अ फॉरेन पार्टिकल विच गेट्स इंड्यूस्ड इन आवर बॉडी, प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स टू आवर बॉडी। अगर एंटीबायोटिक्स अगर आपको लेना होता है तो हम उसको ओरली इनटेक करते हैं। डॉक्टर कई बार प्रिस्क्राइब करता है कि ये एंटीबायोटिक खाइए, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इनिबिट हो जाती है। बाई प्रोग्रामिंग आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स, जब आप हिस्टामिन सेल पढ़ोगे तो जो हिस्टामिन सेल्स होती है ना इम्यूनोलॉजी में, दीज आर योर एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स। यानी कि जो कई बार हमारी बॉडी में बर्निंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत जलन होती है, तो हिस्टामिन सेल होती है जिसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स बनती हैं। बाय प्रोग्रामिंग आवर बॉडी टू प्रोड्यूस सूटेबल एंटीबॉडीज, बिल्कुल सही बात है। जो वैक्सीन होता है उसका मेन काम होता है हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी जो है उसको पैदा करना। जो एंटीबॉडीज होती है वो क्या करती हैं, एंटीजन के अगेंस्ट होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, जो सेल्स होती हैं उनके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल बट नो सेल मेम्ब्रेन, plastids are present in plant and animal cell membrane is present in both animal and plant cell wall is present in plant cells only। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सेल्स के रिस्पेक्ट में गलत क्या है। पहली बात तो जो सेल वॉल होती है ना वो हमेशा प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या करती है, कंप्लीटली परमिएबल होती है। ये क्या करती है, सारे सब्सटेंस को अंदर आने देती है और अंदर से बाहर जाने देती है। दूसरा, प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए और उसको प्रॉपर शेप देने के लिए सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। ये इसको सिक्योरिटी देती है, रिजिडिटी देती है और प्रॉपर एक शेप को मेंटेन करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों एनिमल और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस जो होते हैं उनको ही क्या करती है, सेल के अंदर जाने देती है। दूसरी चीज, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो सेल वॉल के जस्ट नीचे होती है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल नहीं। जो प्लास्टिड होते हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल में इनका कोई भी रोल नहीं होता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिड्स कितने होते हैं तो वो 3 होते हैं। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करते हैं। आपने कलरफुल जो पेटल्स देखे होंगे, पत्तियां, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये फूड स्टोरेज का काम करता है। इसमें भी अलग अलग होता है, इलियोप्लास्ट होता है, अमाइलोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, पादप और जीव कोशिकाओं में हरितलवक उपस्थित होता है, यही गलत है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। जो आपकी प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है यानी कि डीएनए वगैरह, सेल ऑर्गेनेल्स, वो ऐसे डिस्पर्स कंडीशन में होते हैं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 विल बी इनकरेक्ट। Which one of the following statement is true about human circulatory system? Human circulatory system में क्या आता है आपका, हार्ट की स्ट्रक्चर आती है। सबसे पहले किसने स्टडी की थी, विलियम हॉर्वे। इसमें बोला है वेन्स हैव थिक वॉल्स बट नो वॉल्स प्रेजेंट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो हमेशा कैसी होती है, थिन वॉल होती हैं, और इनके अंदर वॉल प्रेजेंट होता है, ना कि वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए नहीं मतलब ये आपका हार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे होती हैं आपके आर्ट्रियोल, यहाँ होता है आपका वेंट्रिकल। एक चीज याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू साइंस जो आपका लेफ्ट पोर्शन होता है दिस इज योर राइट, और जो आपका राइट पोर्शन होता है दिस इज योर लेफ्ट। तो यहाँ क्या होता है आपका राइट एट्रियम, यहाँ क्या होता है आपका राइट वेंट्रिकल, ये होता है आपका लेफ्ट ऑरिकल, और ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ होती है आपकी वेना कावा, जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी वेन होती है। वेन्स जो होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्यों, क्योंकि लंग्स से ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट में लाके ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरा, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये एक एक्सेप्शन होता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और इसका मेन काम होता है हार्ट से ब्लड को वापस लंग्स तक लेके जाना। दूसरी चीज, जो आउटा होती है ये यहाँ पे होती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये सबसे बड़ी धमनी होती है, ये क्या करती है, हार्ट से ब्लड को पंप करती है पूरी बॉडी में।
क्लियर। अब जो वेन्स होते हैं ना, यहाँ पे कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का मेन काम क्या होता है, ऊपर मान लीजिए आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नीचे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये आपस में मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अगर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। और अगर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो वहां पे होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम बोलते हैं द्विवलनीय कपाट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, शिराओं की भित्ति मोटी होती है, कोई कपाट नहीं होते, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शिराएं होती है वो नीचे वाला पोर्शन है और इनकी जो भित्ति होती है ना वो पतली होती है, इनमें ही आपके वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो नीले रंग का होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीले रंग का नहीं होता है, ठीक है। किसी भी चोट के ऊपर बना गहरा थक्का व्हाइट ब्लड सेल्स के कारण होता है। मान लीजिए आपको कोई चोट लगी तो उसके ऊपर जो थक्का जमता है वो प्लेटलेट्स के कारण होता है, ना कि व्हाइट ब्लड सेल्स के कारण। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काम होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये सारे मिलके क्या करते हैं, आपके ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बिल्कुल सही बात है। जो वेन्स होंगी वो क्या करती है, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल स्टडी द टेबल एंड आइडेंटिफाई ABCD। यहाँ पे ह्यूमन और प्लांट डिजीज दी है। सिट्रस कैंकर जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज होती है, ठीक है, ये प्लांट्स में होती है। हेपेटाइटिस बी आपकी वायरल डिजीज होती है, ये ह्यूमंस में होती है, ये प्लांट में होगी, ये एनिमल्स में होगी। मलेरिया जो होता है वो एनिमल डिजीज है, ये प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। येलो वेन मोजेक ऑफ ओगरा जो होता है वो किस में होती है, भिंडी में, और ये आपकी एक वायरल डिजीज होती है, प्लांट डिजीज होगी। अब यहाँ पे देखिए, आपको करेक्ट बताना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इनका क्या है, मतलब कौन सी डिजीज जो है वो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से होती है। जो सिट्रस कैंकर होता है ना, ये बैक्टीरियल डिजीज है और एयरबोर्न पैथोजेंस जो होते हैं उनकी वजह से ये डिजीज कॉज होती है। हेपेटाइटिस कब होगा, जब आप पॉल्यूटेड वाटर जो है उसको इनटेक कर लेते हो, पॉल्यूटेड वाटर, और समटाइम्स आप जब खराब खाना भी खा लेते हो तो भी हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोन डिजीज होती है और इसका जो मेन एलिमेंट होता है दैट इज मॉस्किटो। क्यों, क्योंकि इसमें हम फीमेल एनाफिलीज जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है येलो वेन मोजेक ऑफ वायरस, ये होता है आपका इंसेक्ट्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। याद करके जाइएगा, सिट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, कई बार सीटेट ये भी पूछ लेता है। हेपेटाइटिस भी वायरल है, मलेरिया प्रोटोजोन है, येलो वेन ऑफ मोजेक ऑफ ओकरा जो है वो वायरस है। दूसरा, सिट्रस कैंकर जो है वो एयरबोर्न पैथोजेंस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वायरस वाटर की वजह से होता है। मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से होता है और ओकरा डिजीज जो होती है वो इंसेक्ट की वजह से होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग वंस। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू योर यंग वंस। ऐसे एनिमल जो कि बच्चे को जन्म देते हैं, तो जितने भी आपके मैमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे वो सिर्फ विविपेरस होंगे। एनिमल्स विच ले एग्स, ये होते हैं आपके ओविपेरस। जो हैन होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। चिड़िया क्या करती है, अंडे देती है। फॉर्म्स ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म। मान लीजिए ये एक एग सेल है, ये है स्मॉल एन, ये आपकी स्पर्म सेल है, ये है आपकी स्मॉल एन, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, 2n सेल बनाती है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ये होता है आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा टू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज। लार्वा जो होता है वो धीरे धीरे किस में बदलता है, एडल्ट में, ड्रास्टिक चेंज के थ्रू। इसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जो आयोडीन होता है, आयोडीन की वजह से जो टेडपोल होती है वो धीरे धीरे, यानी कि जो फ्रॉग होता है उसमें लार्वा टेडपोल में, टेडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो जनरेट नहीं होगा, और जैसे थायरोक्सिन हार्मोन जनरेट नहीं होगा तो जो मेटामॉर्फोसिस है वो फ्रॉग के अंदर रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, उन्हें हम बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। ये विविपेरस, ये गलत हो गया। एनिमल्स विच ले एग्स, उन्हें हम बोलते हैं ओविपेरस, वो हो गया ओविपेरस। फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म्स, तो वो होता है आपका जाइगोट, यहाँ पे बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा टू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, वो होता है आपका मेटामॉर्फोसिस।
मेटामॉर्फोसिस, एक बार सीटेट ने पूछा था कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कौन से किस एलिमेंट की वजह से होता है, दिस इज योर आयोडीन। अगर ग्लैंड पूछी जाए तो थायराइड ग्लैंड, और कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, और एलिमेंट होता है आपका आयोडीन। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सिहाज ऑब्जर्वेशन अबाउट ए न्यू प्लांट इज दैट इट्स स्टेम इज थिक, जो स्टेम है वो कैसा है, थिक है, विद वैक्सी लेयर, इस पे कैसी है, वैक्सी लेयर है, जो रूट है वो बहुत डीप है, आइडेंटिफाई द करेक्ट हैबिटेट ऑफ द प्लांट। ये याद रखिएगा, जहां पे भी रूट जो है वो अगर डीपली पेनिट्रेट हो रही है, मतलब अंदर तक जा रही है, तो वो हमेशा डेजर्ट प्लांट का एक फीचर होता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरियाज होते हैं उनमें पानी कम होता है, बारिश कम होती है, तो ऐसे प्लांट क्या करते हैं, उनकी रीट्स बिल्कुल अंदर तक चली जाती है जिससे वो पानी को इनटेक कर सके, यानी कि पानी जो है उसको ले सके। माउंटेनियर जो प्लांट होते हैं ना, इनकी पत्तियां स्लोपी होती हैं, ठीक है, और इनकी भी पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें, स्पाइक्स में, जिससे बर्फ जो है वो उसके ऊपर ठहर ना सके, वो नीचे गिर जाए। जो वाटर प्लांट होते हैं, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, इनमें क्या होता है, स्टोमेटा पत्ती के ऊपर होते हैं, पत्ती के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से पानी ना ठहर पाए। अगर पत्तियों में पानी घुसा रहेगा तो पत्तियां सड़ना स्टार्ट हो जाएंगी और स्टोमेटा डेड हो जाएंगे। ग्रासलैंड प्लांट जो होते हैं वो आपके नॉर्मल हैं, जो हमारे नॉर्मल ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। जो डेजर्ट प्लांट होता है उनमें रूट्स डीपली पेनिट्रेट होती हैं, स्टेम थिक होता है, और इसके ऊपर वैक्सी लेयर होती है जिसकी वजह से इवेपोरेशन को इनिबिट किया जा सके। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स अबाउट साइंस। यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस के बारे में आपसे पूछा गया है कि साइंस के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ये वर्ड आपको जहां भी दिखे ना वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जितने भी साइंटिफिक आइडियाज होते हैं, ये बात सही है कि वो डिस्कवर किए जाते हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट नहीं होते हैं, दे आर टेस्टेड बाय अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अगर आपको किसी भी थीसिस को जांचना है या फिर कोई भी डिस्कवरी को आपको टेस्ट करना है, तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में आप उसको चेक नहीं कर सकते। When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, this becomes law. जब कोई सिद्धांत प्रमाण के द्वारा समर्थित होता है तो वो नियम बन जाता है। कैसे? आप मान लीजिए किसी भी थ्योरी को अगर बार बार टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेट सपोज किसी भी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी, अब हम उसको क्या करेंगे, बार बार चेक करेंगे, बार बार उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो थ्योरी जो होती है वो धीरे धीरे बाद में लॉ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस सपोर्टेड, अगर आप थ्योरी को सिर्फ वर्बली सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन द थ्योरी, ठीक है। थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होना जरूरी है, तब जाके वो लॉ बनता है। अगर सिर्फ आप उसको सिंपली सपोर्ट कर देंगे तो वो लॉ नहीं बनेगा। साइंटिफिक आइडियाज आर टेंटेटिव, ये साइंस का एक पॉजिटिव नेचर होता है कि साइंस इज टेंटेटिव, साइंस शोज द स्केप्टिविज्म एंड कैन बी मॉडिफाइड और डिसअप्रूव। बिल्कुल सही बात है, जो साइंस है वो टेंटेटिव होती है, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? आप ये याद रखिएगा, 2006 में जो सोलर सिस्टम है उसमें से प्लूटो को हटा दिया गया, वो डिसअप्रूव हो गया, मॉडिफाई हुआ, और साइंस जो है वो टेंटेटिव नेचर शो की। साइंस इज ए क्रिएटिव फील्ड, बिल्कुल सही बात है, साइंस में क्रिएटिविटी होती है। साइंटिस्ट नीड इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अपने काम को परफॉर्म करने के लिए सोचना जरूरी है, यानी कि उनको चीजों को इमेजिन करना जरूरी है। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। कॉन्सेप्ट मैपिंग इज नॉट यूज्ड एज ए टूल फॉर, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होती है, जहां पे आप बच्चों को फ्लो चार्ट के जरिए, ठीक है, टेबल के जरिए या फिर कुछ भी मतलब चीजों को रिलेट करके पढ़ाते हैं। इलिसिटिंग आइडियाज ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी के विचार निकलवाने के लिए। लेसन प्लानिंग, असेसमेंट, विद्यार्थी की प्रगति जो है उसका मानचित्रण करने के लिए, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है ना, जब आप बच्चे को किसी भी चीज कॉन्सेप्ट को मैपिंग के थ्रू समझाते हो, ठीक है, तो उसमें बच्चा जो है उसके विचार इजीली बाहर आते हैं कि बच्चा इस चीज को लेके क्या सोचता है। लेसन प्लानिंग, जब आप पाठ योजना बनाते हो तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। असेसमेंट, बच्चे को आकलन करने के लिए, लेकिन बच्चे की प्रोग्रेस को मैप करने के लिए हम कॉन्सेप्ट मैपिंग नहीं करते हैं। बेसिकली किसी भी कंसेप्ट को बच्चे को बहुत इजी वे में समझाने के लिए हम कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द NCERT ग्रेड 8 साइंस टेक्स्ट बुक आस्क चिल्ड्रन टू टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स, जो कक्षा 8 की NCERT की साइंस टेक्स्ट बुक है उसमें बच्चों को
बोला जाता है ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने के लिए, एंड अदर एल्डरली पीपल इन द नेबरहुड, और पास के जो लोग हैं, बूढ़े लोग मतलब एल्डर लोग, उनसे बात करने के लिए। फाइंड आउट फ्रॉम देम द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, और उनसे चीज़ों को मालूम करना है किसके, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम के बारे में। अवेलेबल इन देयर टाइम, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, कि उनके टाइम पे जो है वो वाहिद मल निपटान जो है वो कैसे होता था, तो वो ये अप्रोच क्या है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द चेंज दैट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, बच्चा जो चेंज है बाय द टाइम जो चेंज हुए हैं उसको समझने की कोशिश करेगा। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है कि पहले कैसे होता था सीवेज ट्रीटमेंट, अब कैसे होता है, तो इसमें चेंज आया है। इट हेल्प स्टूडेंट्स थैंकफुल फॉर न्यू एडवांसमेंट एंड जज द पास्ट, ये क्या करता है, बच्चों की मदद करता है, ठीक है, किसमें, थैंकफुल होने में, नए एडवांसमेंट और पास्ट को जज करने में। बच्चा भूतकाल के विषय में निर्णय लेने और नवीन प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होने में मदद करता है, नहीं, इसमें बच्चा जो है वो थैंकफुल नहीं है नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के लिए, और ना ही वो पास्ट को क्या करता है, जज करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू गो आउट फॉर अ फन एक्टिविटी, यही गलत हो गया, बच्चा जो है वो चीजों को एक सीरियस नोट पे समझने की कोशिश कर रहा है, ना कि एक फन एक्टिविटी है। ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज, जो कक्षा में गतिविधि होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, तोड़ने में मदद करता है, नहीं, यहाँ कोई फन एक्टिविटी नहीं हो रही है। दूसरी चीज, इट हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप स्किल्स ऑफ मेकिंग ए क्वेश्चन, बच्चा क्या करेगा, अपने बड़े बूढ़ों से या एल्डर से क्वेश्चंस पूछेगा। आस्किंग क्वेश्चन, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करेगा कि आपके टाइम पे सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता था, क्या करते थे। इट हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लोर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अदर देन टेक्स्ट बुक, बच्चा बुक से बाहर निकल के दूसरे सोर्सेज के थ्रू भी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ए डी ई विल बी करेक्ट। बी और सी क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चा थैंकफुल नहीं है इस केस में नए एडवांसमेंट के लिए, और पास्ट को वो जज नहीं कर रहा है। दूसरा, ये कोई फन एक्टिविटी नहीं है, और ना ही वो क्लासरूम की जो नीरसता है उसको तोड़ रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005, इसकी टैगलाइन थी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, बिना बोझ के बच्चों को शिक्षा। दूसरी चीज इसके जो है वो कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, जिन्होंने इस पे काम किया था। तो जो एनसीएफ 2005 है उसके लिए अपर प्राइमरी साइंस यानी कि 6 से 8 क्लास के जो बच्चे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, तो मतलब बेसिकली इसमें बोला है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान शिक्षण और अधिगम के लिए एनसीएफ 2005 की क्या क्या अनुशंसाएं हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा आपका, क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे के चारों तरफ संबंधित अधिगम स्थितियों का निर्माण, बिल्कुल सही बात है, आपको बच्चे के चारों तरफ ऐसी कंडीशंस जनरेट करनी पड़ेंगी कि बच्चा अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सके। क्रिएटिव सिचुएशन फॉर चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, खुद करता है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यही होती है कि बच्चा अपने ज्ञान को खुद से निर्मित कर सके, उसके लिए बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना जरूरी है। वोकेशनल एजुकेशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस, ऐसा नहीं है कि वोकेशनल जो ट्रेनिंग है वो बच्चे को आप साइंस के थ्रू ही दो। वोकेशनल होती है आपकी व्यावसायिक शिक्षा, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू ए डिसिप्लिनरी अप्रोच, नहीं, जो संप्रत्य होते हैं उनके लिए आपको एक डिसिप्लिनरी अप्रोच रखने की जरूरत है, नहीं, बच्चे को क्या कीजिए आप रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के पढ़ाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ टीचर बिगिंस विद अ डिस्कशन ऑफ एसिड एंड बेस, टीचर ने क्या किया, डिस्कशन स्टार्ट किया एसिड और बेस से, उनकी प्रॉपर्टीज बता दी, अकरेंस इन एवरीडे लाइफ, पीएच एंड इंडिकेटर। आफ्टर टीचिंग एसिड बेस द टीचर अरेंजेस वेरिफिकेशन एक्टिविटीज of acid bases. This approach sequencing of teaching learning activity will be termed as, टीचर ने क्या किया है, अम्ल और क्षार उनके गुणधर्म दैनिक जीवन में उपलब्ध था, पीएच और सूचक से चर्चा उसने शुरू की। अम्ल क्षार के शिक्षण के बाद टीचर अम्ल क्षार के लिए फीडबैक आधारित क्रियाकलाप आयोजित करती है। तो टीचर यहाँ पे कौन सी अप्रोच जो है उसको यूज कर रही है, तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, डिडक्टिव अप्रोच जो है उसको यूज किया है। जांच आधारित जो होता है इंक्वायरी बेस्ड, इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी करेगा और टीचर से क्वेश्चंस पूछ के आगे तक अप्रोच हो गई। सेम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, इसमें बच्चा खुद से करके देखता है और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। इंडक्टिव अप्रोच होती है जिसमें हम एग्जाम्पल टू कहाँ जाते हैं, रूल, ठीक है।
यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्कशन शुरू हुआ, टीचर ही सबसे सेंटर में है, टीचर ने एसिड बेस भी बता दिया, प्रॉपर्टीज भी बता दी, अकरेंस भी बता दिया, इंडिकेटर्स भी बता दिए। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे से वो बाद में एक्टिविटी करवा रही है, किसके लिए, एसिड बेस के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, टीचर नियम से कहाँ गई, उदाहरण की तरफ, मतलब वो बच्चों को अमूर्त से मूर्त की तरफ लेके गई है। मूर्त कहाँ हुआ, जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। अमूर्त कहाँ हुआ, टीचर ने डिस्कशन किया, ठीक है। सो डिस्कशन टू एक्टिविटी क्या होता है आपका, अमूर्त टू, अमूर्त से मूर्त। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। समर हैज द फॉलोइंग व्यूज ऑन ओपन बुक क्वेश्चन फॉर असेसमेंट। जो समर है वो खुली पुस्तक जो प्रश्न है उनके विषय में मूल्यांकन के लिए उसके विचार निम्नलिखित हैं। इट रिड्यूसेस फियर ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। जो ओपन बुक क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बच्चा क्या करता है, फ्री हैंडेड अपने आंसर लिखेगा। तो ये बात सही है कि बच्चे के अंदर आकलन को लेकर जो डर है वो खत्म होगा। फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को बुक को एक्सप्लोर करने के लिए। बच्चे जो है वो बुक को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर कर पे आएंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों को आपने क्या किया है, ओपन यानी कि फ्री छोड़ दिया है। इट रिड्यूसेस बर्डन ऑफ मेमोराइजिंग एनी आंसर एंड इज अनफेयर टू ब्राइट स्टूडेंट। ये क्या करता है, बच्चों के ऊपर बर्डन को कम करता है। क्यों, क्योंकि उत्तर को याद करने का भार ये कम कर देगा और होनहार विद्यार्थियों के लिए अनुचित है, बिल्कुल गलत बात है। खुली पुस्तक प्रश्न जो होते हैं उसमें चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे क्रिएटिव बच्चा हो, दे टोटली फील फ्री टू गिव देयर आंसर, यानी कि यहाँ पे बच्चे की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसको प्रमोट किया जाता है। इट हेल्प टू गोज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे की जो समझ है उसका आकलन करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है वो अपने इवेल्युएशन के लिए क्या कर रहा है, फ्री होके अपना असेसमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ए, बी और डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, क्योंकि मेमोराइजिंग का जो बर्डन है उसको ये कम नहीं कर रहा है। ना तो यहाँ पे कोई रोट मेमोराइजेशन है, यहाँ ना ही यहाँ पे चीजों को रटाया जाता है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस हेल्प लर्नर्स टू। डाइवर्जेंट क्वेश्चन का मतलब होता है जहां पे आप किसी भी सिचुएशन को अलग अलग तरीके से सोचते हो। इट डेवलप मल्टीपल व्यूज, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, आप कोई जो डाइवर्जेंट थिंकर होगा वह क्या करेगा, इस क्वेश्चन को मतलब अलग अलग तरीके से सोचेगा कि हम इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्रूव दियर थिंकिंग स्ट्रेटेजी, जो थिंकिंग स्ट्रेटेजी होती है उसको इम्प्रूव करेगा। बच्चा जो है वो चीज को करने के लिए फिक्स नहीं होगा, मतलब रिजल्ट नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को तो मैं सिर्फ ऐसे ही करूंगा, नहीं, वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपने दिमाग में सोचेगा। इंगेज इन क्लासरूम डिस्कशन, जो क्लासरूम डिस्कशन होते हैं उसमें अपने आप को इंगेज करना। दूसरी चीज होती है अराइव एट वन आंसर, जब आप एक आंसर पे पहुंचते हो इसका मतलब है दैट इज योर कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, लेट्स सपोज इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो आंसर वुड बी दिल्ली। तो उसमें क्या होता है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। क्लासरूम डिस्कशन में जब आप चीज़ों को इंगेज करते हो, मान लीजिए अगर आप क्लासरूम में कोई एक्टिविटी चल रही है, डिबेट चल रहा है, तो उसके इसमें क्या होता है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, आप डाइवर्जेंट तरीके से चीज़ों को सोचते हो। तो यहाँ क्या होगा, ए बी सी विल बी करेक्ट। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। Which of the following is not an objective of using discrepant event in science classroom? विज्ञान की कक्षा में विसंगत घटना जो है उसके उपयोग का निम्नलिखित में से क्या एक उद्देश्य नहीं है। ये हेल्प करता है टीचर को मिसकंसेप्शन को बाहर निकालने में बच्चे की, यानी कि बच्चे के अंदर जो भ्रांतियां होती हैं, कई बार क्या होता है बच्चा ना कुछ नेव थ्योरी बना लेता है और उस केस में बच्चे की थ्योरी को चेंज करना जो है वो बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो जब विसंगत घटनाएं होती हैं साइंस की क्लासरूम में, उसका ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। मान लीजिए बच्चे ने बोल दिया कि पानी का जो कलर होता है वो पिंक होता है, क्योंकि उसने कभी पिंक कलर का पानी देख लिया, अब वो अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना ही नहीं चाह रहा। तो जब विसंगत घटनाएं होती हैं, आप क्या करोगे, पानी में अलग अलग कलर डाल के उसको दिखाओगे जिससे वो अपनी नेव थ्योरी से बाहर आ सके। तो ये बच्चों में भ्रांति उजागर करने में टीचर की हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे में कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। बच्चा जहाँ पे मान लीजिए पानी वाला एग्जाम्पल है, इस केस में टीचर ने अलग अलग एग्जाम्पल देके उसको आंसर दिया, तो बच्चा एक्सेप्ट करना चाह रहा है कि हाँ ये चीज सही है, मतलब उसने जो थ्योरी बना रखी थी वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में उसके फाइट चलती है कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। इट हेल्प स्टूडेंट टू व्यू दियर आइडियाज डिफरेंटली, बच्चे जो है वो अपने विचारों को अलग ढंग से देखने में अपनी खुद की हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही बात है।
बच्चे वीक स्टूडेंट टू परफॉर्म वेल इन द असेसमेंट, जो विसंगत घटनाएं होती है वो कमजोर बच्चे के आकलन में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करती है नहीं। जो विसंगत घटना होगी वो कभी भी कमजोर बच्चे की उसके असेसमेंट को अच्छे तरीके से इलेबोरेट करने में हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन 4 जो है वो इसमें हेल्पफुल नहीं होता है। द साइंस टेक्स्ट बुक ऑफन हैव कलर्ड बॉक्सेस विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ द पास्ट। आपने देखा होगा बूझो पहेली वाले जो होते हैं वो इस तरीके से कलर्ड बॉक्स में चीजें लिखी रहती हैं। ये क्या करती है, साइंस की जो पास्ट में हिस्ट्री है या जो भी स्टोरीज है उसको रिप्रेजेंट करती है। देयर इज इन्फॉर्मेशन अबाउट विलियम हार्वे, जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, उसकी एक इन्फॉर्मेशन वहां लिखी हुई है। हाउ इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, ये उस टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं थी। ही वॉज रिडिक्यूल्ड फॉर हिज आइडियाज, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया अपनी थ्योरी के लिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस, जो साइंस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है टीचिंग लर्निंग में, दैट आर फुलफिल्ड बाय इंक्लूडिंग द अबव इन द टेक्स्ट बुक। मतलब इन चीजों को साइंस की टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने के पीछे उसका क्या रीजन है। टू डेवलप ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्ट, टू डेवलप ए सेंस दैट न्यू आइडियाज टेक टाइम टू एक्सेप्ट इट, टू डेवलप ओपन माइंडनेस इन साइंस, टू इंक्लूड नॉन फन एलिमेंट इन साइंस विच आर नॉट टेस्टिंग। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहला तो ये कि एक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको डेवलप करता है कि साइंस में जो है पास्ट में क्या क्या चीजें डेवलप हुई हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट जो है उसको डेवलप करने के लिए हमें पास्ट के बारे में जानना जरूरी होता है, तो ये तो पॉजिटिव है। टू डेवलप ए सेंस दैट न्यू आइडियाज टेक टाइम टू बी एक्सेप्टेड, ये भी पॉजिटिव है। जब भी कोई नया आइडिया आता है और या उसको हम पब्लिश करते हैं तो इट टेक्स टाइम, वो टाइम लेता है एक्सेप्ट होने में। टू डेवलप ओपन माइंडनेस इन साइंस, ये बिल्कुल सही बात है, आप क्रिएटिविटी के साथ साइंस में आगे बढ़ते हो। टू इंक्लूड फन एलिमेंट इन साइंस विच आर नॉट टेस्टिंग, ये गलत है, इसमें कोई भी फन एलिमेंट नहीं है। ये क्या कर रहा है, साइंस के पास्ट को दिखा रहा है और ये चीज हमको दिखाई जाती है कि ये सारी चीजें टेस्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि बस बच्चों को हमें फन करवाना था इसलिए हमने ये चीज बुक में डाल दी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब क्या होती है, टेस्टेड थ्योरीज होती हैं, बस ये साइंस का जो बैकग्राउंड है उसको हमें बताने में हेल्प करती हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। द फैक्ट ऑफ साइंस सर्व एज द फाउंडेशन फॉर कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, विज्ञान के जो तथ्य होते हैं वो संप्रत्यय नियम और सिद्धांत के लिए आधार का काम करते हैं। फैक्ट होता है अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि लिटमस पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम थैलोफाइटा, तो ये क्या है, एक डायरेक्ट फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपको डायरेक्ट एक चीज बता दी गई है कि भाई साइंस में जो थैलोफाइटा है वहां से आप लिटमस पेपर को ऑब्टेन करते हैं। फैक्ट्स इन साइंस आर स्टैटिक एंड डोंट चेंज, जो फैक्ट्स होते हैं साइंस में वो स्टैटिक होते हैं और चेंज नहीं होते, ये गलत है। साइंस के जो फैक्ट्स होते हैं वो टेंटेटिव होते हैं, उनको आप चेंज कर सकते हो और वो चेंज नहीं है ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस ही पूरी क्या होती है, टेंटेटिव होती है। यू कैन चेंज द फैक्ट्स, लेकिन जो साइंस के फैक्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए और थ्योरीज के लिए एक फाउंडेशन का काम करते हैं, यानी कि बेस का काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो यहाँ पे फॉल्स है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।